डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं आगे बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल मुझे मिलती गई मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। मैं सोनाली आप सबका खुला आकाश के इस खुले मंच से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महापुरुषों के विचार, उनके कथन समाज में हमेशा से एक बड़ा बदलाव लेकर आते रहे हैं। महापुरुषों के जो विचार होते हैं, उनके कथन होते हैं, वो हमें एक नई राह दिखाते हैं। और अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी करते हैं महापुरुषों के विचार के साथ। आइए देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सुविचार महिलाओं के प्रति। स्त्री पुरुष से अधिक उदार है, क्योंकि वह आज भी आत्म बलिदान, मौन, कष्ट सहन, नम्रता, विश्वास और ज्ञान की प्रतिमा है। अब आते हैं अपने विषय की तरफ। हमारा आज का विषय है कैंसर जागरूकता ही बचाओ। दोस्तों, ये विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय के साथ ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक गंभीर बीमारी है, लेकिन हमारे समाज में कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने इस गंभीर बीमारी को मात देकर ज़िंदगी की जंग लड़ी है, जीती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी उपस्थित है। सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं मिलकर। हमारे साथ है डॉक्टर अनीता कुमारी। आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, आप पटना NMCH में कार्यरत हैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। मैम, आपका लगभग 19 साल का अनुभव है। 2006 से आप इस कार्य से जुड़ी हुई हैं, और जब कैंसर का नाम आता है तो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं कि भाई ये किस तरह की बीमारी है, क्या है। लोग जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि भाई मुझे कैंसर हो कैसे सकता है। सबसे पहले तो चूँकि आपका इतना लंबा अनुभव है, 19 साल का अनुभव है, थोड़ा बताएं अपने बारे में और कैसा आपका अब तक का सफ़र रहा है। कैंसर रोग विशेषज्ञ बनना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इसमें सिर्फ हम चिकित्सा के साथ साथ हमें मरीज के भावनात्मक पहलू को भी देखना पड़ता है, उसके बौद्धिक पहलू को भी देखना पड़ता है, साथ साथ तो उसके मरीज और अटेंडेंट परिवार वालों के साथ भी मिलके काम करना पड़ता है। तो सिर्फ इसमें हमारा चिकित्सा का रोल नहीं रह जाता, और इसलिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ कैंसर एक बीमारी ज़रूर है, लेकिन ये कुछ हटकर है। अभी भी हम जांच और इलाज में काफ़ी आगे तकनीकी में बढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे ही मरीज को पता चलता है कि वो कैंसर से ग्रसित है, वो बुरी तरह घबरा जाता है और सोचता है कि अरे उसकी ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो गई। तो ये जो कैंसर है, ये एक ज़िंदगी और मौत के बीच का रास्ता भी हम इसको कहते हैं, और सब लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन अब इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत चीज़ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और इसलिए ये जागरूकता की ज़रूरत है जो हम लोग कैंप के द्वारा करते हैं या मीडिया के द्वारा करते हैं, कि मरीज़ को इससे घबराना एकदम ही नहीं है, क्योंकि इसका हर स्टेज पे इलाज है। बस ज़रूरत है कि आप जितना से जल्दी अपने आप को समझ सकिए और अपने आप को ये लगा लीजिए कि हाँ, मुझे कुछ दिक्कत हुई है और मुझे अपने नज़दीकी चिकित्सक के पास जाना है। मेरा इसमें लगभग 15 साल से ज़्यादा है। सबसे पहले जो मैं अपनी पढ़ाई की वो जयपुर में। मैं ये इसलिए थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, वहाँ पे जो हमारे पास मरीज आते थे वो अपर से मिडिल क्लास आते थे। जब हमने वहाँ पढ़ाई की तो सोचा कि चलो अब कुछ बिहार में आकर के हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि बिहार के ही हैं तो बिहार वालों को भी कुछ दें। यहाँ मैं 2010 में महावीर कैंसर संस्थान ज्वाइन की, जो उस समय का अकेला था कैंसर विशेषज्ञ के सभी का जांच इलाज करने के लिए। और सबसे अच्छी बात रही कि मैं जिस साल ज्वाइन की उसी साल वहाँ रेडिएशन का मशीन आया जो नई तकनीक से लैस था, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा कि मैं उसके साथ यहाँ काम की। वहाँ पे उस समय भी 150 से 200 मरीज आते थे, लेकिन जयपुर और यहाँ में डिफरेंस था कि वहाँ अपर से मिडिल क्लास थे, यहाँ पे हमारे पास मिडिल से लोअर क्लास थे। उसके बाद 2015 में मेरी नियुक्ति हो गई NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। वहाँ मेरे से ही इस विभाग की शुरुआत हुई, और मेरे लिए यह गौरव की बात थी, क्योंकि मैं अपनी MBBS की डिग्री NMCH से ली। तो मैं अभी भी गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की, एटलीस्ट मैं वहाँ अपना योगदान तो दे रही हूँ।
और यह भी मुझे कहते हुए बहुत प्रशंसा होती है कि अब वहाँ पे सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है कैंसर मरीज के लिए, और कैंसर मरीज के एटलीस्ट बिहार वासियों को अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कैंसर मरीज रहते हैं उन्हें वहाँ रहना, खाना सब कुछ तो फ्री है। उसके साथ साथ जो कीमो की दवाइयाँ होती हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वहाँ पे। डिफरेंस मैं ये बताना चाहूँगी कि महावीर में हमारे पास मिडिल से लोअर क्लास थे, एनएमसीएच में जो हम मरीज़ देखते हैं वो पुअर टू पुअर क्लास हैं, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता, खाने के लिए खाना भी नहीं होता। और कैंसर ऐसी बीमारी है जो ना ये देख के आता है कि वो अमीर है या गरीब है, वो किसी को भी हो सकता है, कोई भी उम्र में हो सकता है, महिला और पुरुष सब किसी में भी हो सकता है। तो जब मैं यहाँ पे काम करना शुरू की तो शुरुआत में जब कीमो देने के बाद उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेजते थे तो वो लोग घर जाने से मना कर देते थे। पूछने पे कि भाई, तो यही जवाब मिलता था कि घर में तो मैडम बिजली भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता है, यहाँ तो कम से कम मुझे 3 बार का खाना और बिजली, पानी और पंखा तो मिल जाता है। तो हम जहाँ रह रहे हैं, जैसे जगह पे रह रहे हैं, अगर हम उसी में आगे बढ़ते जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जगह को कुछ दे सकें और वहाँ के कैंसर पीड़ित मरीजों को हम इलाज कर सकें और वो इससे बाहर ना जा सकें। इसलिए अब पहले तो मुझे इस लाइन में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में बहुत डर लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतते बीतते बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ये चिकित्सक एज अ चिकित्सक ही नहीं है, हम मरीज और अटेंडेंट के सलाहकार भी बन जाते हैं, उनके मित्र भी बन जाते हैं। क्योंकि एक मरीज जो भी कैंसर से पीड़ित होता है वो ज़िंदगी भर हमारे पास आता रहता है, शुरुआत में तो इलाज के लिए और उसके कुछ सालों बाद वो फॉलोअप पे, और ये फॉलोअप हमारे साथ लगातार चलता रहता है। तो ये एज अ कैंसर विशेषज्ञ बनना बहुत अच्छी बात है और ये सभी बीमारियों से हमें अलग करता है। बहुत अच्छी जानकारी मैम दे रही है। आपकी जो बातें हैं वो काफ़ी प्रेरणादायक है और मुझे लगता है अगर हम डॉक्टर की बात करें तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। समाज में डॉक्टर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि डॉक्टर्स के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैम आपने बड़े अच्छे से बताया कि किस तरीके से लोग परेशान आते हैं और कई बार खुशहाल भी जाते हैं वापस जब ये बीमारी पूरी तरह से उनकी ठीक हो जाती है। तो मैम अगर हम कैंसर की बात करें तो इसके स्टेजेस क्या होते हैं और साथ ही साथ लक्षण के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत घबरा से जाते हैं, नाम से ही उन्हें लगता है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यदि उन्हें लक्षण समझ में आ जाए तो शायद शुरुआती दौर में ही इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है और इस पे काम शुरू किया जा सकता है। ये सही बोल रही हैं। एक्चुअली हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर क्या है। तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना है, वो जो नियमित और नियंत्रित रूप से बनता और बिगड़ता रहता है, जिसे जीन कंट्रोल करता है। जब किसी भी कारणवश इसके बनने और बिगड़ना अनियंत्रित होता है तो ये गांठ और गिल्टी का रूप लेता है। तो कोई भी कैंसर को बनने में लगभग 5 से 10 साल का समय लगता है और ये समय ही हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है और तभी हम इसको अर्ली अवस्था में पकड़ सकते हैं। और हर कैंसर जो है हमारे शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। अगर हम ऊपर से मुंह, नाक, कान, गला, लंग्स, फेफड़े, हार्ट, आंत, नीचे लैट्रिन के रास्ते, किसी मांसपेशियाँ, किसी को भी ये अफेक्ट कर सकता है और सबके लक्षण थोड़े अलग अलग होते हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली अवस्था में ही इस लक्षणों को पहचानें और अपने नज़दीकी चिकित्सीय सलाह ले सकें। लक्षण मैम थोड़ा बहुत बताएं ताकि लोग समझ सके कि आखिर किस तरह की शुरुआती क्या लक्षण दिखते हैं। जिस अंग को प्रभावित करता है कैंसर, हमें वहाँ के ही लक्षण दिखते हैं। जनरली अगर हमारे शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, गिल्टी है जो धीरे धीरे आकार बढ़ा ले रहा है या उसमें दर्द होता जा रहा है, कोई मस्सा है वो अपना साइज बढ़ता जा रहा है, उससे कुछ रिसाव हो रहे हैं, अगर बुखार आ रहा है और वो लंबे समय से 2-3 महीने से है, वज़न हमारा लगातार घटता जा रहा है, मुंह, नाक, कान, गला या लैट्रिन के रास्ते से या मूत्रालय से अगर खून जा रहा हो, अगर कहीं हमें बहुत दर्द रह रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रहा है, कोई भी ऐसे लक्षण हमें नज़र आते हैं या सिर में बहुत लंबे समय से दर्द है 1-1.5 महीने से, तो हमें नज़दीकी चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। और हम जब जांच करते हैं, जांच में हमें अगर लगता है
वो जांच करने की भी होती है। जैसे अब पहले हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट के बाद हम आते हैं अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। इलाज जांच में भी हमारे अब बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। पेट सीटी स्कैन भी आ चुका है, प्रोस्टेट के लिए पीएसएमए आ चुका है, सीरम मार्कर होते हैं, ब्लड मार्कर्स होते हैं, जिसके तहत हमें पता चलता है कि ये बीमारी है ये। और जैसे ही हमें पता चलता है कि वो बीमारी है और कैंसर से रिलेटेड है, तो फिर हम लोग उसका स्टेजिंग करते हैं और स्टेजिंग के हिसाब से फिर हम लोग आगे का इलाज करते हैं। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से मैम बताया कि जो ऊपर से नीचे तक हमारे शरीर का जो अंग है, हिस्सा है, कहीं भी कैंसर हो सकता है। मतलब क्या ये हम कह सकते हैं कि, या फिर आप क्या बताना चाहेंगे कि कितने तरह का ये कैंसर होता है? कैंसर, और अगर हम खासकर महिलाओं की बात करें मैम, तो महिलाओं में भी आज के समय में देख रहे हैं कि कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि महिलाओं में किस तरह के कैंसर आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। पहले ये बता देती हूँ कि कैंसर कितने तरह के होते हैं। सबसे जो कॉमनेस्ट है वो कार्सिनोमा है, जो हमारे सॉलिड ऑर्गन में होते हैं। उसके बाद ये हमारी मांसपेशियों में भी हो सकती है, जिसको हम लोग सार्कोमा कहते हैं। अगर ये ब्लड से रिलेटेड है तो उसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। अगर ये हड्डी से रिलेटेड है तो उसको हम लोग माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। और अगर ये हमारे लिम्फ नोड में होते हैं तो उसको हम लोग लिम्फोमा कहते हैं। वो दो तरह का होता है, हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस। और जैसा कि बता चुकी, ये हमारे कोई भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, बच्चे से लेकर जवान से लेकर के बूढ़े तक। महिलाओं में भी हो सकता है और पुरुषों में भी हो सकता है। अभी जैसा आपने बात किया महिलाओं की, तो महिला स्वास्थ्य आज भी हमारे लिए ज्वलंत समस्या है, चाहे वो बाल्यावस्था हो, प्रजनन हो और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था को हम लोग ज़्यादा उपेक्षित इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कैंसर है वो ज़्यादातर हमारे 40 और 50 साल के आगे वाले उम्र की औरतों में देखा गया है। और इसमें जो कॉमनेस्ट कैंसर है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, 2002 और 2003 के पहले गर्भाशय का कैंसर था, लेकिन अभी जो है वो स्तन कैंसर नंबर 1 कैंसर हो गया है पूरे विश्व में भी और भारतवर्ष में भी। इसलिए अब हमें इससे कहीं ये महामारी का रूप ना ले, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी महिलाओं को जागरूक करें कि अगर कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है तो आप तुरंत ही अब चिकित्सक सलाह लें। बिल्कुल, इसी उद्देश्य के साथ हम अपने कार्यक्रम में इस विषय को लेकर भी आए हैं कि जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी देख रहे हैं कि महिलाओं में स्तन कैंसर हो, गर्भाशय कैंसर हो, जैसा कि मैम ने बताया कि आज के समय में स्तन कैंसर ज़्यादा महिलाओं में देखा जा रहा है। तो ऐसे में यदि पहले से हम जागरूक रहेंगे तो शायद हम इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। तो जागरूकता ही बचाओ, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर हम और इसी को देखते हुए पूरे विश्व में अक्टूबर का महीना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, ताकि पूरे विश्व में एक महीना हम लोग डेडिकेटेड टू लेडीज़ करें, जहां वो महिला अपने ऊपर ध्यान दें, अपना वो स्क्रीनिंग कर सकें, अपने लिए वो समय निकाल सकें। क्योंकि क्यों इतना महिलाओं में और इतने लेट स्टेज में कैंसर आता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हर समय महिला अपने आप को बिजी बताती हैं कि उनके पास समय नहीं हो, चाहे वो गांव की महिला हो या वो शहर की हो। शहर में जो अब रह रही हैं वो कामकाजी हो गई हैं, इसलिए उन्हें समय नहीं मिलता। और जो गांव में हैं उनका कहना है कि अगर उन्हें कुछ बीमारी निकल गया तो फिर तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, पति साथ नहीं देंगे, परिवार साथ नहीं देगा। तो ये शुरुआती दौर में वो छुपाती रहती हैं अनलेस कि वो बहुत बढ़ा हुआ स्टेज में हमारे पास ना आए। तो ये बहुत ज़रूरी है उन सभी तक मैसेज देना और उन सबको कहना कि ऐसा नहीं है। अगर ये शुरुआती दौर में पता चलेगा तो इसका पूरा इलाज होगा और आप पूरी तरह अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हो। बिल्कुल, परिवार के सहयोग की भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैम बता रहे हैं कि गांव में जब हम जाते हैं तो गांव में महिलाओं को यदि इस तरह की समस्या, कैंसर जैसी समस्या हो भी जाती है तो वो छुपा कर रख लेती हैं। शायद यही कारण है, जैसा कि पता है, घर से लोग बाहर न निकाल दें, परिवार वाले उनका त्याग न कर दें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परिवार का सपोर्ट, परिवार का सहयोग। यदि परिवार का सहयोग उन्हें मिलेगा तो जाहिर सी बात है गंभीर से गंभीर समस्या का समाधान हमारे सामने होता है। तो परिवार का साथ मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे समय में। स्क्रीनिंग का आपने जिक्र किया, स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है और कब होना चाहिए? स्क्रीनिंग WHO की तरफ से कहा गया है कि 1/3 मरीज को हम लोग स्क्रीनिंग से पकड़ सकते हैं और उसको अर्ली स्टेज में हम लोग उसका पकड़ करके उसका इलाज कर सकते हैं, ताकि मरीज अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सके।
तो स्क्रीनिंग अब हमारे लिए बहुतों चीज़ में आ गया है, चाहे वो पुरुषों का हो या महिलाओं का। महिलाओं में जैसे गर्भाशय का कैंसर, स्तन कैंसर, इसमें तो स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा रोल है। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो मुंह, नाक, कान, गला का, प्रोस्टेट कैंसर का, रेक्टम के कैंसर का, इसमें भी स्क्रीनिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। स्क्रीनिंग में अगर हम स्तन कैंसर की बात करें, जो कि अभी नंबर 1 कैंसर हो गया है, इसमें हर औरतें जो 20 साल से ज़्यादा हैं उन्हें अपना सेल्फ एग्ज़ामिनेशन शुरू कर देना चाहिए। महीना में कोई भी एक दिन अपने लिए निश्चित रखना चाहिए, चाहे जनरली माहवारी के 7 से 10 दिन बाद। उसमें वो या तो स्नान घर में या मिरर के सामने दोनों स्तनों को देखें कहीं कोई गांठ है या नहीं है, दोनों हाथों से करें। अपने लिए 15 से 20 मिनट समय वो ज़रूर निकालें। अगर वो महिला 40 साल से ऊपर की हो गई हैं तो अपने जो भी उनके निकटतम चिकित्सक हैं उनसे वो अपनी जांच कराएं। और 40 साल से ऊपर की महिलाओं को साल में या 3 साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। मैमोग्राफी एक एक्सरे है जो सिर्फ स्तन कैंसर के लिए है, जिसमें हम लोग माइन्यूट से माइन्यूट अगर कोई गांठ है तो उसको भी हम पकड़ में ला सकते हैं। और ये बहुत महंगा नहीं है, बहुत आसान है और हर जगह उपलब्ध है, इसीलिए इसको हम लोग स्क्रीनिंग में लाए हैं। और इस स्क्रीनिंग के चलते हम लोग लगभग 40 से 50% अर्ली स्टेज में कैंसर के मरीजों को पकड़ सकते हैं और उसका इलाज पूरा हो सकता है। वहीं अगर हम गर्भाशय कैंसर की बात करें, जो कि पहले तो ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जो सरकार की तरफ से हर गांव में शौचालय, हर स्कूल में शौचालय, सैनिटरी नैपकिन को बांटने के तहत से, क्योंकि पहले महिलाएं गंदे कपड़े यूज़ करती थी, तो इन्फेक्शन बहुत बड़ा रोल होता है गर्भाशय कैंसर में। और उसमें हमारा हेपेटाइटिस HPV वायरस जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है होने के लिए। तो ये सब पे जब हमने कंट्रोल किया है तो गर्भाशय का कैंसर जो है वो अब दूसरे नंबर पे आ गया है। और स्क्रीनिंग में उसमें हम लोग पैपिस्मेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है, वो भी बहुत महंगा नहीं है। उसके साथ साथ हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं और इन दोनों चीज़ों से अपने को पता चल जाता है। और अगर कहीं दिक्कत लगती है कि ग्रीवा में कुछ है तो हम लोग उसका बायोप्सी या FNA करते हैं और फिर आगे का इलाज करते हैं स्टेजिंग के दौरान। बिल्कुल, बार बार यही बात हम रिपीट कर रहे हैं कि जागरूकता ही बचाओ। कैंसर से बचना है तो हमें जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मैम ने कहा कि आप खुद पे घर में भी अपने आप को पता कर सकती हैं कि क्या कैंसर जैसी बीमारी हमें हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में यदि आपको गांठें दिखाई देती है कहीं तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर ना करें, आप जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी उम्र 40 की हो गई है तो 40 साल के बाद की जो भी महिलाएं हैं वो ज़रूर डॉक्टर से मिलें और उनसे सलाह ले, स्क्रीनिंग अपना करवाएं ताकि वो पहले ही सतर्क रहें, सावधान रहें इस गंभीर बीमारी के प्रति। मैम आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि अगर हम बिहार की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बिहार काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कैंसर को लेकर क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार में दी जा रही हैं? ये सही बोल रही हैं कि अब बिहार वो बिहार नहीं रहा। पहले था कि अगर हम लोग बाहर, मैं जब राजस्थान में थी तब भी यहाँ से कैंसर के मरीज़ वहाँ इलाज कराने आते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गया। अब हर अस्पताल में हमारी सरकार की तरफ से, और इसके लिए मैं मोदी सरकार जी की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हर जगह, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो और सरकारी अस्पताल हो, उसमें उन्होंने आयुष्मान ले आया, उसमें वो CM रिलीफ फंड ले आया, उसमें प्रधानमंत्री सहायता कोष है। और इसके तहत जो गरीब मरीज है अब उसे ऐसा नहीं होता है कि उसे इलाज के लिए लाइलाज रहना पड़ जा रहा है पैसे की कमी के कारण। ऐसा नहीं रह गया है। और हर जगह सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ जो हैं, कीमो की जो महंगी से महंगी भी दवाइयाँ हैं वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रही है। सिकाई का जो है वो आयुष्मान के तहत हो जा रहा है। सर्जरी जो महंगी से महंगी रहती है वो भी अब आयुष्मान के तहत हो जा रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा पहल है सरकार की तरफ से, और इसमें गरीबों के लिए तो ये सच में एक बहुत बड़ा वरदान है। और उन्हें भी ये नहीं लगता है कि मुझे कैंसर है और अब मैं बिना इलाज का मर जाऊंगा। महिलाओं के लिए अगर वैक्सीन की बात करें मैम, इसके बारे में जानकारी दे, थोड़ा विस्तार से बताएं कि कैंसर को लेकर किस तरह के वैक्सीन? कैंसर में अभी तक जो FDA अप्रूव्ड है वो 2 वैक्सीन आया है। एक तो पहला हेपेटाइटिस है
जिससे हमारा लिवर का कैंसर होता है, और दूसरा हमारा सर्वाइकल वैक्सीन जो है। और इसमें भी मैं अपनी मोदी सरकार जी की बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि भारतवर्ष पहला है जो ये वैक्सीन को बना रहा है। और उसमें मैं बिहार सरकार की तरफ से नीतीश जी और हमारे मंगल पांडे जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने पहला बिहार है जो सरकारी अस्पताल में ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है 9 से 15 साल की लड़कियों के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात बता रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही है डॉक्टर अनीता कि बिहार जो है वो देश में पहला राज्य है जहां फ्री में सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो वैक्सीन है वो दिए जा रहे हैं। 15 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीन दी जा रही है। 9 से 15 साल के बीच की महिलाओं को, लड़कियों को। मैम आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ये चूँकि इस समय की थोड़ी पाबंदी हमारे पास है, कम शब्दों में क्या बताना चाहेंगे? कैंसर जो इस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हमारा खान पान क्या होना चाहिए? दिनचर्या एक महिला का क्या होना चाहिए? कैंसर के बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है वो तो तंबाकू सेवन है। उसके बाद जो आता है वो है कि हमारा पौष्टिक आहार का ना लेना, हम लोग स्वस्थ जीवन शैली नहीं अपना रहे हैं, दूषित वातावरण में रहना, और इसके साथ साथ हमारी जो शहरीकरण की तरफ भागने की प्रक्रिया, ये सब के कारण जो है ये कैंसर जो है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे अधिक जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसमें हम लोग 2-3 चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो अपने खान पान में अगर हम लोग जंक फूड को अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ी सब्जियों और हरी सब्जियों का सेवन करें, सुबह का रात ना खाएं, रात का सुबह ना खाएं, हर समय फ्रेश बना हुआ खाएं, फ्रिज में ना रख कर के खाएं। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग ये इस बीमारी को बहुत हद तक रोक सकते हैं। दूषित वातावरण में ना रहना, इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग उस पर पहुंच नहीं पाए हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरी है अपने लाइफस्टाइल में चेंज, लाइफस्टाइल, नियमित व्यायाम हम लोग अपने लिए 20 से 25 मिनट भी सुबह के निकाल लें तो ये बहुत अच्छा बिल्कुल हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है, और यदि वो अपने लिए 20 से 25 मिनट निकाल लेती हैं, व्यायाम करती है, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सुधारती है, खान पान में बदलाव लाती हैं, तो इस तरह की गंभीर बीमारी यकीन मानिए उन्हें कभी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि जागरूकता ही बचाओ। बार बार लास्ट में एक शब्द कहना चाहूँगी कि कैंसर से डरना नहीं, लड़ना है। ना ही ये छुआछूत की बीमारी है, ना ही लाइलाज है, और ना ही ये जानलेवा है। बस जरूरी है कि हम इसको अर्ली से अर्ली अवस्था में पकड़ सकें और पूरा इलाज करें। क्या बात है, चलते चलते बहुत अच्छा संदेश मैम दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भी कैंसर से घबराएं नहीं, बल्कि इससे लड़े। और दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और आपके पास कोई भी सुझाव हो हमारे कार्यक्रम से जुड़े तो आप हमें ज़रूर बताएं। उसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी लिखें। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।